दोस्तों, इतिहास में कई तरह के सुल्तान हुए हैं जिन्होंने अपने राज्य की सीमा का विस्तार करने के लिए, अपने शाही खजाने को भरने के लिए करों यानी कि टैक्स की शुरुआत की थी। अकबर, बाबर, हुमायूं, बहादुर शाह, जफर और दारा शिकोह जैसे कुछ नाम आपको भी याद होंगे, जिन्होंने अपनी अय्याशियों और हिंदू राजाओं और व्यापारियों को परेशान करने के लिए कई तरह के टैक्स और पेनाल्टी लगाई थी। लेकिन आज हम आपको इतिहास के एक ऐसे सुल्तान के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने ऐसी पेनाल्टी लगाई थी कि उसका नाम इतिहास में कुछ अलग तरह से दर्ज हो गया। असल में दोस्तों, ये पेनाल्टी डेथ पेनाल्टी थी। हैरानी हुई ना सुनकर? आगे वीडियो को देखने के बाद आपको और भी ज्यादा हैरानी होगी। दरअसल दोस्तों, आज हम बात करने वाले एम्पायर जुआनजोंग की, जो चीन के टैंग डायनेस्टी यानी कि चीन के टैंग वंश के राजकुमार थे। दोस्तों, एम्पायर जुआनजोंग का जन्म 685 में चाइना के लियोयांग शहर में हुआ था। एम्पायर जुआनजोंग के बचपन का नाम ली लोंगजी था। ये नाम इनका असली नाम भी था। जुआनजोंग नाम तो इन्होंने राजा बनने के बाद खुद से ही रख लिया था। दरअसल ली लोंगजी का जन्म जब हुआ था तो उस समय चीन की करीब आधी से ज्यादा सत्ता एम्पायरस वू होऊ के हाथ में थी। एम्पायरस वू होऊ जुआनजोंग की माँ और चीन की राजकुमारी थी। जुआनजोंग के पिता उस समय चीन के सम्राट थे। जुआनजोंग के पिता नाम के ही सम्राट थे, क्योंकि चीन के हर आधिकारिक फैसले पर वू होऊ का योगदान होता था और वो अपने सौंदर्य के दम पर राजा की हर बात काट देती थी। वू होऊ का बस एक ही सपना था कि वो चीन की सल्तनत पर राज करे। हालांकि राज वो अभी भी कर रही थी, लेकिन उसे चीन की गद्दी पर बैठने वाला मुकुट चाहिए था, जो कि राजा अपने सर पर पहनता था। वू होऊ ने कई तरह की कोशिशें की ताकि वो उस गद्दी को हासिल कर सके, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। जिसके बाद वू होऊ ने एक प्लान बनाया। उसने चीन के ही पड़ोसी देश से चीन पर आक्रमण करने को कहा और इस बात का आश्वासन दिलाया कि अगर जीत उसकी होती है तो बदले में वो चीन का आधा भाग उन्हें दे देगी। कई बार सोच विचार कर दुश्मन देश ने हाँ कर दी और कुछ समय बाद चीन पर एक हमला हुआ, जिसकी खबर वू होऊ को छोड़कर किसी को भी नहीं थी। जिस समय आक्रमण हुआ उस समय ये लगा कि पूरा चीन खत्म हो जाएगा। दरअसल दुश्मन देश ने चीन को पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में करने की कोशिश कर ली थी, लेकिन उसी समय ली लोंगजी ने अपना दिमाग इस्तेमाल किया और दुश्मन देश के वजीर को बंदी बना लिया और इस बात का ऐलान कर दिया कि अगर उन्होंने कदम वापस नहीं लिए तो वो वजीर के टुकड़े करके कुत्तों को खिला देगा। दोस्तों, किसी भी राज्य की हर तरक्की में वजीरों का बहुत बड़ा योगदान होता है, इसलिए वजीर को खोने के डर से दुश्मन देश ने अपने कदम वापस लिए और युद्ध को समाप्त किए बिना ही युद्ध को खत्म करना पड़ा। लेकिन इन सब में चीन को काफी नुकसान हो चुका था, क्योंकि वो युद्ध के लिए तैयार नहीं था। चीन की सेना का एक बड़ा हिस्सा मार दिया गया था। उसी के कुछ समय बाद ही वू होऊ की मृत्यु हो गई। वू होऊ की मृत्यु किन कारणों से हुई ये बात आज तक किसी को नहीं पता, लेकिन कई इतिहासकारों ने लिखा कि ली लोंगजी ने ही अपनी मां को मरवा दिया था, क्योंकि उसे ये पता लग गया था कि उसने गद्दी के लिए ये सब किया था और जब तक उसकी मां है तब तक वो राजा नहीं बन सकता। इसलिए ली लोंगजी ने अपनी मां को मरवा दिया था। 710 ईस्वी में ली लोंगजी ने अपने आप को राजकुमार घोषित कर दिया था, क्योंकि उसके पिता अब शासन करने के लायक नहीं थे। उनकी तबीयत काफी खराब रहने लगी थी। जुआनजोंग यानी कि ली लोंगजी के सत्ता में आते ही चीन के हालात काफी खराब होने लगे थे, क्योंकि उस समय चीन के कई बड़े बड़े लोगों ने आत्महत्या कर ली थी। कहने को तो यह आत्महत्या थी, लेकिन इन सबको एक प्लान के तहत मारा गया था। इन्हीं मारे जाने वाले लोगों में रेजेंट की राजकुमारी भी शामिल थी। रेजेंट की राजकुमारी को भी ली लोंगजी ने ही मरवाया था, क्योंकि रेजेंट की राजकुमारी और ली लोंगजी एक दूसरे से प्यार करते थे। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन ली लोंगजी के राजा बनते ही वो अपनी बातों से मुकर गया। जब रेजेंट की राजकुमारी ने उसे शादी के लिए बार बार कहा तो ली लोंगजी ने उसे मरवा दिया। ली लोंगजी के शासन की शुरुआत अच्छी रही। उसने सबसे पहले नौकरशाही में काफी सुधार किया, क्योंकि उसने सत्ता में आते ही कई सारे बड़े अधिकारियों की भर्ती की और किसी भी गरीब से रिश्वत लेते हुए पाए जाने पर अधिकारियों के लिए डेथ पेनाल्टी रखी। जिसका मतलब ये था कि अगर कोई अधिकारी किसी भी गरीब व्यक्ति से रिश्वत लेता हुआ पकड़ा जाता है तो उस अधिकारी को इस जुर्म के बदले अपनी जान देनी होगी, और ऐसा वो बीच रोड पर सबके सामने करेगा। ली लोंगजी के तहत कार्यालय में किसी भी दूसरे इंसान को बड़े कार्य को करने की मनाही थी। राजा के अलावा किसी को भी सिंहासन का अधिकार प्राप्त नहीं था। हर तरफ
सिर्फ और सिर्फ नौकरशाही का माहौल था। ली लोंगजी सम्राट के शासनकाल के इस प्रारंभिक चरण के दौरान, जो लगभग 721 तक चला, उसने सफलतापूर्वक परीक्षा भर्ती मंत्रियों की प्रतिस्पर्धी गुटों के बीच शक्ति और प्रभाव का संतुलन बनाए रखा। लेकिन प्रशासन में व्यापक सुधारों की अवधि 720 में शुरू हुई और केंद्र सरकार की पूरी संरचना को इस तरह से बदल दिया गया कि मुख्यमंत्रियों के हाथों में अधिक से अधिक अधिकार केंद्रित हो सके। उसने छोटी जाति के लोगों के लिए भी नियम निकाले थे और नियम ये थे कि अगर कोई लड़की छोटी जाति की है और अगर उसका विवाह ऊंचे कुल में हो जाता है तो उस लड़की का पूरा परिवार ऊंचे कुल का माना जाएगा। हालांकि उसने सीमाओं के कर को बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से लोगों को जीवन जीने में काफी दिक्कतें होने लगी थी। दोस्तों, ली लोंगजी ने लोगों के लिए कई अच्छे काम किए और लोगों को लाभ भी दिए, लेकिन ये उसके भोले चेहरे का एक रूप था। लेकिन वो जितना अच्छा था उतना ही अय्याश और क्रूर भी था। दोस्तों, अगर ली लोंगजी का दिल चीन की सीमा के अंदर किसी भी लड़की पर आ जाता तो ली लोंगजी बिना उस लड़की के बारे में जाने उस लड़की को अपने कक्ष में बंद करवा देता और तब तक बंद रहने देता जब तक उस लड़की से ली लोंगजी का मन पूरी तरह से भर नहीं जाता। कई सालों के शासन के बाद चीन की जनता ने उसे तानाशाह घोषित कर दिया था, क्योंकि ली लोंगजी ना तो अब किसी की बात सुनता था और ना ही जनता का ख्याल करता था। हाँ, अपने शासन काल के अंत में उसने संगीत और कला पर काफी जोर दिया था। अपने जीवन के अंतिम समय में उसने मंदिरों का निर्माण कराया और उन मंदिरों में हमेशा के लिए मंडलियों को नियुक्त किया, जो कि हमेशा मंदिर में संगीत गाया करती थी। उन्होंने दरबारी संगीतकारों को प्रदान करने के लिए शाही संगीत गाने वाले आदमियों की स्थापना की थी और कवियों, चित्रकारों और लेखकों को संरक्षण दिया। कुछ समय के बाद वो पारिवारिक समस्याओं से भी पीड़ित होने लगा, क्योंकि उसकी कई पत्नियों के होने के कारण वो किसी को भी अच्छे से समय नहीं दे पा रहा था, जिस वजह से उसकी कुछ पत्नियां आपस में ही लड़ने लगती थीं। पत्नियों के अलावा उसकी अनगिनत प्रेमिकाएं थीं। कई इतिहासकारों का मानना यह भी था कि उसे कई सारे यौन रोगों ने जकड़ लिया था, जिसकी वजह से वो अपने आप अंदर ही अंदर मरने लगा था। उसने ये बात किसी से नहीं बताई थी, शायद उसे इस बात का डर हो कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। इन सब के अलावा उसके कई छुपे हुए दुश्मन उसके ही परिवार में थे और कुछ राज्य में थे जो कि उसके मरने का इंतजार कर रहे थे। ली लोंगजी ने चीन के राजकोष में काफी धन एकत्रित कर लिया था, जिसकी वजह से वो चीन का सबसे ताकतवर प्रिंस माना जाता था। और इतना पैसा और ताकत होने के बाद भी ली लोंगजी का शासन राजनीतिक आपदा और व्यक्तिगत त्रासदी में समाप्त हुआ, या आंतरिक स्थिरता, अच्छी सरकार, समृद्धि का काल और विश्वास का युग था, जिसके दौरान हर क्षेत्र में वास्तविक प्रगति हुई थी। इस अवधि के आकस्मिक अंत ने न केवल राजनीतिक व्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया, बल्कि ये उस समय के लोगों के लिए एक नाटकीय दर्दनाक अनुभव भी था। बहुत से लोगों को ली लोंगजी का शासन अच्छा लगा, लेकिन बहुत से लोग जो कि ली लोंगजी को तानाशाह भी मानते हैं, उनके मुताबिक ली लोंगजी ने जो किया अपने लिए क्या, अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए किया। कहते हैं जब चीन के बड़े व्यापारियों से कर वसूला जाता था तो कर में जो पैसा आता था उनसे ली लोंगजी टर्की से सुंदर वेश्याओं को मंगवाता था। इन सब के अलावा ली लोंगजी जो शराब पीता था वो शराब बहुत महंगी होती थी। उसने अपने दरबार में मंत्री और वजीर रखे तो थे, लेकिन वो कभी उनसे सलाह नहीं लेता था और न ही कभी उनकी सलाह मानता था। और अगर कोई वजीर उसे बार बार समझाने की कोशिश करता था तो ली लोंगजी पहले तो उसका गुप्त अंग काटता और फिर उसके गले में आर पार तलवार घुसा देता था, जिस वजह से धीरे धीरे उसका मंत्री परिषद खत्म होने लगा और ली लोंगजी तानाशाह बनने लगा था। इसी तानाशाही में ली लोंगजी ने अपने सबसे खास मंत्री की बेटी और पत्नी को जबरदस्ती अपनी रखैल बना लिया था। ये बातें जब बाहर जनता को पता चली तो ली लोंगजी से लोगों ने नफरत करना शुरू कर दिया था। कई बड़े मंत्रियों ने ये बात कही थी कि अगर ली लोंगजी लोगों की बात सुनता और उन्हें समझने की कोशिश करता तो चीन के इतिहास में उससे अच्छा राजा दूसरा कोई नहीं होता। लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी, सिर्फ जनता पर अपने फैसले थोपे, जिसकी वजह से उसे तानाशाह करार दे दिया गया। हालांकि उसने कुछ अच्छे काम भी किए थे, जिसकी वजह से आज भी चीन में उसे याद किया जाता है। जैसे कि उसका शासन एक ऐसा शासन था कि लोगों को संगीत सुनने और गाने की आजादी थी, लेकिन बाद में चीन में जितने भी राजा हुए उन्होंने चीन पर कई सारी पाबंदियां थोप दी थी। खैर, आपके हिसाब से ली लोंगजी कैसा राजा था, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।